नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संजय प्रभाकर। मराठी जरूरी मामले को लेकर अब सियासत सड़क पर उतरती दिखाई दे रही है। एकदम क्लियर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी उखड़ी जड़ों को जमाने की जुगत में लगे राज ठाकरे की पार्टी भी अब इसमें कूद पड़ी है। ऑटो और टैक्सी वालों को खुलेआम धमकी देते हुए बात उनके शब्दों के परसेप्शन का है, बात उनके शब्दों के इंटरप्रिटेशन का है। आप क्या अर्थ निकालेंगे उनके इस बैनर में लिखे शब्दों का? ठीक से पढ़िए, देखिए। मुंबई के कांदिवली पश्चिम हिंदुस्तान नाका सिग्नल के पास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगाया गया यह बैनर कहता है, अमराठी रिक्षा चालकांना विनंती आहे, मराठी शिकण्यात व बोलण्यात कमीपणा वाटत असेल तर परत निघून जा। मात्र संप आणि आंदोलन करून मुंबईकरांना वेठीस धरलं तर मन से गप्प बसणार नाही, ही शेवटची नम्र विनंती। हो सकता है आप में से बहुत बड़ी संख्या में जो हैं मराठी की मीठी बोली में लिखी गई इन बातों को नहीं समझ पाए होंगे शायद, क्योंकि इस बैनर पर सवाल उठे हैं खबरों की दुनिया में, अलग अलग न्यूज चैनल्स में, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में। तो सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं एक बार फिर से, क्योंकि जनता की अदालत के सामने कोई अदालत नहीं टिकती। मानते हैं ना आप? तो इसकी हिंदी भी सुन लीजिए मुझसे, फिर आगे एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है पहले सुनिए। इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर, गैर मराठी रिक्शा चालकों से निवेदन है, अगर आपको मराठी सीखने और बोलने में छोटापन या शर्म महसूस होती है तो वापस चले जाइए, लेकिन हड़ताल और आंदोलन करके मुंबईकरों को परेशानी में डाला तो मन से चुप नहीं बैठेगी। यह आखिरी विनम्र निवेदन है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चारकोप विधानसभा, यह चारकोप विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लाखों लोग रहते हैं और उस सड़क से, उस रोड से हर दिन लाखों लोग आना जाना करते हैं। और अब चूंकि ये खबरों में ये बात आ चुकी है, ये बैनर, भले इसमें राज ठाकरे कई दिनों से, कई सालों से महाराष्ट्र की राजनीति की सरगर्मी से लगभग गायब हैं, चर्चा में नहीं हैं, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? लेकिन ये भयंकर गंभीर मामला बनता है जब किसी के मैसेज से, कोई बैनर से, किन्हीं शब्दों से पब्लिकली धमकी दी जाए तो फिर ऐसे में यह एक गुनाह माना जा सकता है अदालत की नजरों में। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको देखिए। शब्दों में कितनी मिठास है, कितनी विनम्रता है, गजब है भाई। शक्कर मिली हुई है एक एक शब्द में, लेकिन उन मीठे शब्दों के पीछे की जहर आप समझ सकते हैं क्या? इसमें लिखे विनती शब्द को, आखिरी विनती को निवेदन मानिएगा आप? कौन मानेगा? और न ही इस निवेदन वाले मामले में ये जो बैनर में लिखा हुआ है इसके पीछे एमएनएस का कोई बहुत ही प्यार भरा मैसेज है, बिल्कुल नहीं। उसने धमकी दी है, यही इंटरप्रिटेशन निकलकर सामने आता है। यानी शब्दों में विनती, नम्र विनती और निवेदन तो है, लेकिन सवाल यह है कि एमएनएस के पुराने इतिहास को जानने वाला हर आदमी, हर इंसान आखिरी विनती को सिर्फ विनती मानेगा या चेतावनी? सोचिए। लेकिन सवाल तो यह है कि एमएनएस के पुराने इतिहास और उस पार्टी के स्वभाव को जानने वाला हर इंसान, हर आदमी इस आखिरी विनती को सिर्फ विनती मानेगा या चेतावनी? बोलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने आगे रखने जा रहा हूं। TV9 मराठी, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, TV9 मराठी ने भी इस बैनर को अमराठी रिक्शा चालकों के लिए एमएनएस की फाइनल वार्निंग के तौर पर रिपोर्ट किया है। और यहां पहला कानूनी सवाल यही आता है कि सड़क, आम जनता की सड़क, यह पब्लिक रोड, फुटपाथ और सार्वजनिक जगह किसी राजनीतिक पार्टी की निजी जागीर है क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट
एक मामले में अपने फैसले में साफ कह चुका है कि कोई राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन या कारोबारी संस्था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सड़कों, फुटपाथों और दूसरी पब्लिक स्पेसेस का अपने प्रचार के लिए गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बीएमसी ने भी, मुंबई महानगर पालिका ने भी अदालत में एक मामले में अपने तरफ से यह भी कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिखित अनुमति के बिना पॉलिटिकल फ्लैग्स यानी झंडे, एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन, बैनर्स का डिस्प्ले परमिसिबल नहीं है और म्युनिसिपल रोड्स और फुटपाथ पर पोस्टर्स और बैनर्स की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती। अगर लगाना है तो उसमें संबंधित विभाग के अफसर से आपको अनुमति लेनी होगी लिखित में। इसलिए हिंदुस्तान नाका, कांदिवली के हिंदुस्तान नाके वाले इस खास बैनर पर कार्रवाई होगी या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो लगाया कहां गया। कार्रवाई तो होनी चाहिए और उसके लिए वैध अनुमति अगर नहीं ली गई थी तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर बिना अनुमति पब्लिक रोड या फुटपाथ पर लगाया गया है यह बैनर, तो कानून राजनीतिक पार्टी को कोई खास छूट नहीं देता। बिल्कुल विदाउट परमिशन अगर लगा है तो कोई छूट नहीं है। दूध में आए उबाल की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में उभरे राज ठाकरे और उनकी पार्टी आज हाशिए पर है। सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, वो खुद तो जानते ही हैं। तस्वीर देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे हार गए, बुरी तरीके से हार गए। और जहां वो शिवाजी पार्क में रहते हैं वहां से बहुत नजदीक रहने वाले एक सीट से वो हारे। और महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता, भूमिपुत्र के अधिकारों की राजनीति के मैदान में जमीन तलाश रहे हैं इस समय राज ठाकरे। लेकिन इतिहास का एक पन्ना बेहद कड़वा है दोस्तों, याद कीजिएगा और गौर से सुनिए आगे जो कहने जा रहा हूं। पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गंभीर चुनौती वाली बात है। मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं उन खबरों के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा आगे। साल 2008 में एमएनएस के उत्तर भारतीय विरोधी आंदोलन और हिंसा के बीच हजारों मजदूर नासिक और पुणे की इंडस्ट्रियल बेल्ट से पलायन कर गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नासिक में फैक्ट्रियों का काम ठप पड़ गया था और उद्योग संगठनों ने करीब 400 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया था। इसकी खबर आई थी। आपको विश्वास नहीं हो तो गूगल में जाइए, टाइप कीजिए, सारी तस्वीरें आ जाएंगी सामने। इकोनॉमिक टाइम्स ने 35 से 40 छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने और करीब 10% स्मॉल स्केल यूनिट्स के लगभग बंद होने की खबर छापी थी, रिपोर्ट्स आई थी। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पुणे नासिक बेल्ट से 30,000 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स चले गए उस समय और कंबाइंड इंडस्ट्रियल लॉस कुल मिलाकर 400 करोड़ आंका गया। यानी भाषाई राजनीति की आग सिर्फ मजदूरों तक नहीं रुकी, उसकी आर्थिक कीमत उद्योगों ने भी चुकाए। अगर फिर से, गौर से सुनिएगा, अगर फिर से भेदभाव वाली हिंसक राजनीति होगी तो हश्र बहुत खराब हो सकते हैं तस्वीरें आने वाले समय में। और वैसे ही जानते हैं आप, कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई, ठाणे वगैरह बड़े शहरों के लिए जो अन्य राज्यों से पलायन हो रहा था मजदूरों का, युवाओं का, वहां पर पलायन में भारी कमी आई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसलिए ईमानदारी से कानून का पालन करते हुए काम करने वाले मेहनतकशों मजदूरों को निशाना बनाने की बजाय राज ठाकरे जैसी पार्टियों या नेताओं को महाराष्ट्र को होने वाले दूरगामी नुकसान की भी जरा सोच लेना चाहिए। जहां मजदूर नहीं मिल रहे हैं ना, उनसे पूछिए जनाब, उनसे पूछिए क्या तकलीफ हो रही है। मैं कुछ दिन पहले पंजाब गया था, वहां कई लोग बोल रहे हैं कि भाई मजदूर नहीं मिल रहे हैं फसल काटने के लिए, फसल लगाने के लिए और भी दूसरे काम के लिए, यह हाल हो गया है। और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में भारी संख्या में बांग्लादेशी मजदूर काम कर रहे हैं और 7 समुंदर पार छुपे अपराधी तक अपने नेटवर्क और इंटेलिजेंस से पहुंच जाने वाली हमारी सरकार को इस विषय में सही जानकारी तो होगी ही, इनकार नहीं कर सकते ना। पर सरकार भी जानती है ना, सरकार भी जानती है आज के समय में मजदूर की समस्या। यह जांच का विषय हो सकता है।
और जब घर बैठे चावल, दाल, शक्कर, नमक, तेल और साथ में सरकारों की तरफ से वोट की राजनीति में हजारों रुपए बांटे जाने से, फ्री वीज के बांटे जाने से शायद बड़ी संख्या में मजदूर घर बैठे जीना पसंद करते हैं। मजदूरों की समस्या हो रही है और इस फ्री वीज को लेकर सरकार से सवाल दाग चुकी है सुप्रीम कोर्ट की एक अदालत। पर यह जांच का विषय यह अब हो सकता है कि मजदूर, बांग्लादेशी मजदूर कितने हैं हमारे देश में, और इसलिए इस बहस को नारे और गुस्से से निकालकर अर्थव्यवस्था की जमीन पर भी देखना होगा दोस्तों। क्योंकि मेहनत कश का राज्य जाति या भाषा पूछने से पहले यह पूछिए कि अगर वो चला गया आपके राज्य से बड़ी संख्या में आपकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से, अत्याचारों की वजह से, उसकी जगह कौन काम करेगा। 2008 में महाराष्ट्र इसकी कीमत देख चुका है, कीमत चुका है। अगर इतिहास से सबक नहीं लिया ना, और भाषा की राजनीति फिर मजदूरों के मन में, आम जनता के मन में, परप्रांतियों के मन में, जो कानून का पालन कर रहे हो यहां रहते हुए, अगर उनके मन में डर पैदा करने लग गई बातें, तो नुकसान किसी उत्तर भारतीय, बिहारी या गैर मराठी का अकेले नहीं होगा अकेले। नुकसान महाराष्ट्र के उद्योग, निर्माण, कारोबार और आखिर में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का भी हो सकता है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ तौर पर हमको देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी संख्या में बांग्लादेशी मजदूर होने या सरकारी राशन और नकद योजनाओं के कारण बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों के काम छोड़कर घर बैठ जाने की बात का कोई ऐसा व्यापक ऑफिशियल प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं। अभी हमारे सामने नहीं है ये बातें एकदम सॉलिड, ऑफिशियल, जिसके आधार पर इसे सत्यापित कर सके कि भाई एकदम सही जो हम कह रहे हैं इतना नंबर है, नंबर नहीं, लेकिन सब जानते हैं, देख रहे हैं। इसलिए सवाल सरकार से भी है, अगर ऐसी शिकायतें जमीन पर हैं तो आंकड़े सामने लाइए ना, जांच करवाइए, बताइए कि महाराष्ट्र में वास्तव में लेबर शॉर्टेज कितनी है, माइग्रेंट वर्कफोर्स कितनी घटी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति क्या है। अब ऑटो और टैक्सी वालों की बात जरूरी है, जहां से हम शुरू किए थे, निशाने पर तो वही हैं, और उनके बहाने बाकी सभी हिंदी भाषियों और गैर मराठियों पर। तस्वीर का दूसरा पहलू सुनिए दोस्तों, सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अपने आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े, करीब करीब 1,65,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवर फंक्शनल मराठी की ट्रेनिंग ले चुके हैं। बहुत भारी संख्या में लोग सर्टिफिकेट ले चुके हैं मराठी सीखने की, जितनी जरूरत है, सरकार जितनी कह रही है, यहां के मुख्यमंत्री जितना कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे जितना कह रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक जितना कह रहे हैं। यानी यह कहना कि बाहर से आए सारे ड्राइवर मराठी सीखना ही नहीं चाहते, सरकारी आंकड़ों से मेल तो नहीं खाता। और जो आरोप लगाते हुए एमएनएस ने ये जो बैनर लगाया है, मामला देखिए, उन्होंने कांदिवली वेस्ट में हड़ताल की बात खबर आई थी सामने, और कई लोगों ने ऑटो रिक्शा चलाना बंद कर दिया था 1-2 दिन पहले। उसी को देखते हुए एमएनएस ने चेतावनी दी, धमकी दी मीठे शब्दों में, लेकिन वो मराठी नहीं सीखने वाले मुद्दे पर नहीं है। लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि भाई हम मराठी सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, सीख भी रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो कंडीशन डाल दिया है कि भाई लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जा सकता है या फिर रद्द भी, ऐसे कंडीशन, हम उसके खिलाफ हैं, जो कि असंवैधानिक नजर आ रहा है, जीने के अधिकार पर चोट नजर आ रहा है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, और सरकार की तरफ से एक कानून बनाया गया है, हमारी इस पर आपत्ति है। और असली विवाद अब तो यह है कि वर्किंग मराठी की जांच कैसे होगी। पिछले वीडियो में मैंने यह बात की, आपको लगेगा फिर से क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं उसकी भूमिका के लिए 1-2 वाक्य ये सुन लीजिए। सवाल कौन पूछेगा और उसकी सीमा कौन तय करेगा। सरकार ने 16 रोजमर्रा के सवालों का क्वेश्चनेयर यानी कि लिस्ट तैयार किया, लेकिन ड्राइवरों की शिकायत सामने आने लग गई जोरों से कि रोड साइड चेकिंग में उनसे तय सिलेबस के बाहर के सवाल पूछे जा रहे हैं। आरटीओ वाले इधर उधर की बातें पूछ रहे हैं मराठी में कड़क शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। और इसी शिकायत के बाद और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भारी नुकसान की आशंका को देखते हुए
और हो सकता है कि ऊपर से यहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शिवसेना का चीफ, उनको फटकार लगाई गई हो सकता है। इसका कोई रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है। तब जाकर मुख्यमंत्री ने कहा 2 दिन पहले कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है सख्ती का, वो नरम पड़ गए। इसकी खबर मेरे पिछले वीडियो में है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो शिकायतें आने लगी कि जरूरत से ज्यादा पूछ रहे हैं, सरकार ने जितना मिनिमम कहा है उतना तो हम सीख लिए। इन शिकायतों के बाद महाराष्ट्र सरकार को पूरे महाराष्ट्र में 161 मराठी ट्रेनिंग सेंटर और आरटीओ हेल्पलाइन तक घोषित करनी पड़ी, जहां हैरेसमेंट, इलीगल फाइन्स और इंप्लीमेंटेशन की शिकायत दर्ज की जा सकेगी। यानी कि पीड़ित पक्ष को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, जो सरकार ने कहा है उससे कहीं ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, तो वहां पर शिकायत कर सकते हैं। और कानून की स्थिति भी समझिए एक बार फिर से। 12 अगस्त 2026 के संशोधित नियमों के तहत मराठी की वर्किंग नॉलेज की जांच का अधिकार आरटीओ मशीनरी को दिया गया है। जांच में असफल होने वाले चालक को पहले समय दिया जाता है, फिर नियमों के मुताबिक लाइसेंस या बैच सस्पेंशन और रिपीट वायलेशन पर कैंसिलेशन तक की कार्रवाई हो सकती है। इसी बात को लेकर ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को ऐतराज है, क्योंकि उनके जीने के अधिकार पर, उनके मौलिक अधिकार पर चोट है इस कानून से। इसका विरोध है उनका। मराठी सीखने का विरोध बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस में है। मैंने कई लोगों से बात की, लेकिन किसी एमएनएस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, शिवसेना कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी भी राजनीतिक दल या कॉमन मैन, कोई भी आदमी यहां का, को सड़क पर किसी भी ड्राइवर की जांच करने का अधिकार है क्या? सोचिए, है क्या अधिकार? बिल्कुल नहीं, आरटीओ को है। राजनीतिक कार्यकर्ता सवाल पूछ सकता है कि भाई जो भी सवाल करने हैं उसे आने जाने के लिए प्रचार कर सकता है कि भाई हम मराठी बोलो, प्रेम से अपनी भाषा बोलने की अपील जरूर कर सकता है, लेकिन सरकारी जांच अधिकारी बनकर किसी का लाइसेंस तय नहीं कर सकता और अत्याचार नहीं कर सकता। और अगर कोई व्यक्ति भाषा की जांच के नाम पर गाली देता है, गाली गलौज करता है, धमकाता है या मारपीट करता है, तो वो मराठी प्रमोशन नहीं रह जाता, फिर सामान्य क्रिमिनल लॉ लागू होता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास महाराष्ट्र की होम पोर्टफोलियो होने के कारण, वो होम मिनिस्टर भी हैं यहां के, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है उनके पास, उसकी कमान है उन्हीं के हाथ। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की राजनीतिक जवाबदेही आखिर सरकार पर ही आती है। इसलिए सवाल जायज है ना कि कार्रवाई पार्टी देखकर होगी या कानून देखकर या किसी की राजनीतिक हैसियत देखकर। और अगर किसी ड्राइवर पर हमला होता है तो क्या वो चुपचाप मार खाता रहे? मार भाई मार, जितना मारना मार ले। नहीं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस प्राइवेट डिफेंस का अधिकार देती है, लेकिन उतनी ही ताकत तक जितनी तत्काल उसी समय तक खतरे से खुद को बचाने के लिए जरूरी हो। और कानून साफ कहता है कि प्राइवेट डिफेंस के नाम पर जरूरत से ज्यादा नुकसान सामने वाले को नहीं पहुंचा सकता कोई। और जहां पब्लिक अथॉरिटीज की मदद लेने का पर्याय यानी मौका हो, वहां उसकी सीमा भी लागू होती है। इसलिए आत्मरक्षा का मतलब बदला लेना नहीं है, ज्यादा हमले से खुद को बचाना है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एमएनएस का अतीत आप जानते हैं। एमएनएस का अतीत इस बहस को बड़े ही संवेदनशील बनाता है, सेंसिटिव बनाता है। 2008 में उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन के दौरान, याद कीजिए वो तस्वीरें, उन खबरों को गूगल में जाइए, टाइप कीजिए, सारी तस्वीरें सामने आएंगी। 2008 में उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गई, रिपोर्ट की गई। और 19 अक्टूबर, जिस तरीके से मेरे छानबीन में, मेरे रिसर्च में ये बातें आई हैं, वो तारीख मैं आपको बता रहा हूं। 19 अक्टूबर 2008 को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा देने आए उत्तर भारतीय उम्मीदवारों पर, उस समय शिवसेना में थे राज ठाकरे, युवा सेना के चीफ थे, उनके कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मारपीट की थी परीक्षार्थियों की। यह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी खबरों में। और उस दौर की हिंसा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। हजारों माइग्रेंट वर्कर्स पुणे और नासिक छोड़कर चले गए, लेबर शॉर्टेज हुई, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था। और इन्फोसिस ने
इंफोसिस ने पुणे में कंस्ट्रक्शन डिले के बाद 3000 नौकरियां चेन्नई शिफ्ट करने की घोषणा तक कर दी थी। ये जो है ये बातें सामने आई हैं खबरों में। इसलिए आज अगर फिर आखिरी विनती जैसे शब्द एमएनएस सड़क पर लिखे दिखाई दे रही है तो लोगों के मन में 2008 की घटनाएं याद आना स्वाभाविक है ना। सोचिए, राज ठाकरे कभी शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी और युवाओं के बड़े चेहरे माने जाते थे, लेकिन 2005 में उन्होंने शिवसेना छोड़ दी। मजबूरी थी उनकी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे उनके अपने बेटे को पार्टी का मुखिया बना दिया, यानी कि कार्याध्यक्ष बना दिया। और मार्च 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई राज ठाकरे ने। मजबूरी थी उनकी। इनकी पार्टी ने एमएनएस ने मराठी अस्मिता, भूमिपुत्र और स्थानीय रोजगार को अपनी राजनीतिक केंद्र में रखा और 2009 के पहले विधानसभा चुनाव में धमाकेदार तरीके से 13 विधायक जिताए थे पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद ग्राफ सीधा गिरने लगा। 2014 में एक विधायक रह गए, सिर्फ एक। 2019 में एक और 2024 में एक भी नहीं। साफ यानी जो पार्टी कभी मुंबई, ठाणे, नासिक और पुणे की राजनीति में बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी पूरे दमखम के साथ, आज महाराष्ट्र विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व जीरो है, शून्य है। और यही वजह है कि सवाल और भी तेज हो जाता है, क्या मराठी अस्मिता का मुद्दा फिर राजनीतिक जमीन वापस पाने का रास्ता बन रहा है एमएनएस के लिए? सवाल है ये। आरोप लगाने से पहले फैक्ट्स को देखिए। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई, जिसमें राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर नॉन मराठी लोगों के खिलाफ मॉब वायलेंस और असॉल्ट भड़काने के आरोप लगाकर एफआईआर और पार्टी की रिकॉग्निशन तक रद्द करने की अपील की गई थी। अदालत से अपील करते हैं। ये अभी याचिकाकर्ता के आरोप हैं। अदालत की अंतिम फाइंडिंग नहीं है, इसलिए इन्हें फैसला मानना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि भाषा के नाम पर हिंसा का मुद्दा आज भी जुडिशियल बहस तक पहुंच रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक। और दूसरी तरफ 2017 का बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला भी हमको याद रखना चाहिए। अदालत ने उस समय ऑटो परमिट के लिए मराठी को कंपलसरी करने वाले सरकारी सर्कुलर को कंप्लीटली इलीगल कहा था, क्योंकि उस समय मोटर व्हीकल्स एक्ट और रूल्स उस तरह की परमिट कंडीशन की अनुमति नहीं देते थे। अब 2026 में सरकार के नियमों में बाकायदा संशोधन किया है सरकार ने, इसलिए नई कानूनी स्थिति अलग है। और इसी नए संशोधन को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में नई पीआईएल भी पहुंच चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। इसको लेकर मुझे चेक करना होगा इसमें क्या क्या कहा गया। ये चुनौती दी गई है इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो और उसकी स्थिति आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसलिए अभी यह कहना गलत होगा कि नया नियम अदालत से पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया है या अवैध हो चुका है या पूरी तरीके से असंवैधानिक साबित हो चुका है। बिल्कुल नहीं। फैसला अदालत करेगी, लेकिन सड़क का फैसला सड़क पर खड़ी कोई पार्टी नहीं कर सकती ना। ऑटो वाला मराठी जाने या न जाने, उसका टेस्ट सरकारी अधिकारी, जिम्मेदार ऑफिसर कानून के मुताबिक करेगा। किसी पॉलिटिकल वर्कर को थप्पड़, धमकी, गाली या जांच हम करेंगे अगर कोई कहता है, अगर, तो पैरेलल व्यवस्था चलाने का सरकार के सामने इसका अधिकार संविधान या मोटर व्हीकल्स लॉ किसी को नहीं देता, किसी को नहीं। सरकार ही चलाएगी राज्य को, देश को। और ऑटो टैक्सी वालों को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कानून के हिसाब से चलिए, एकदम कानून के खिलाफ मत जाइए। सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, सवाल रूल ऑफ लॉ का है। दोस्तों, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए। किसी भी राज्य में जाइए, वहां की भाषा का सम्मान तो होना ही चाहिए। सीखना अच्छी बात है, और 1.5 लाख से ज्यादा गैर मराठी चालकों का ट्रेनिंग लेना, सर्टिफिकेट लेना मराठी का, खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। सरकार खुद कह रही है, चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, और साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक वो भी कह रहे हैं।
और वो अपने एक बयान में कहते हैं, संजय निरुपम उनके साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई हम मराठी अस्मिता की बात करते हैं, मराठी भाषा का सम्मान की बात करते हैं। अगर आप यहां रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप यहां की मराठी बोलचाल की भाषा जितनी जरूरत है उतना तो जानिए, संवाद के लिए, कानून के खिलाफ मत जाइए। और लोग यहां पर आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं काम करने के लिए, मजदूर आ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, आइए, हम तो बुला रहे हैं। देखिए, कैमरे पर कहा है उन्होंने, वो जानते हैं कि अगर लोगों का पलायन होने लग गया तो महाराष्ट्र का संकट बढ़ जाएगा। लेकिन सम्मान डर से नहीं पैदा होता, ये सभी जानते हैं। कानून लाठी से नहीं चलता और भाषा किसी नागरिक की पिटाई का लाइसेंस नहीं बन सकती। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक सवाल है, अगर आरटीओ को जांच का अधिकार आपने दिया है तो सड़क पर कोई राजनीतिक संगठन से जुड़ा व्यक्ति किस अधिकार से आखिरी विनती की चेतावनी दे रहा है? अगर कोई पार्टी दे रही है चेतावनी मीठे शब्दों में, जिसका इतिहास हिंसक रहा है, उस पार्टी का स्वभाव सभी जानते हैं, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? आपको नहीं लगता कि इससे जो इंटरप्रिटेशन सामने आ रहा है कि समाज में भय का माहौल पैदा हो सकता है, लोगों का पलायन हो सकता है? और अगर कोई पार्टी वर्कर आरटीओ बनने की कोशिश करता है, ड्राइवर को रोकता है, धमकाता है या हाथ उठाता है, तो क्या पुलिस उसी तेजी से एफआईआर करेगी जिस तेजी से गरीब चालक के बैच और लाइसेंस की जांच हो रही है? और राज ठाकरे से भी एक मेरा छोटा सा सवाल है, 2008 वाला महाराष्ट्र फिर से चाहिए या 2026 का ऐसा महाराष्ट्र जहां मराठी भी सम्मान से लोग बोलें और हिंदी भाषी उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, गुजराती, मारवाड़ी या कोई भी नागरिक कानून के भरोसे बिना डर अपना पेट पाल सके? यहां पर भाषा की लड़ाई मराठी बनाम हिंदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो राज ठाकरे मन ही मन जानते होंगे, घर में भी बोलते होंगे। कई लोग कहते हैं कि राज ठाकरे निजी जिंदगी में बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े ही वेल बिहेव्ड है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्या है आपका, वो सोचिए। असली लड़ाई ये होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून बड़ा है या किसी पार्टी का झंडा। बहुत बड़ा सवाल। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ों में जब राय आपके आने लगेंगे तो देश या किसी भी राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों सही रास्ते देख सकती है। नमस्कार।